एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू रोहित आसियाल नेक्स्ट क्लास। देखिए आज का टॉपिक हमारा है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में हम लोग पार्ट वाइज सब लोग जो है पूरा टॉपिक जानेंगे इसके बारे में। तो केमिस्ट्री में ये जान लीजिए कि आप जो भी इसको वीडियो देखें तो कॉपी कलम लेकर ही बैठें। एक चीज़ और जान लीजिए कि पूरा केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड है। हम जो है पूरा टोटली 5 या मैक्सिमम 6 वीडियो में पूरा कंप्लीट आपका केमिस्ट्री हो जाएगा। तो उसके बारे में आप चिंता लेने की कोई हेडेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो हमारा पार्ट वाइज ये जान लीजिए कि केमिस्ट्री भी आएगा, फिजिक्स भी आएगा और बायोलॉजी भी आएगा। मतलब ये चीज़ जान लीजिए कि हर टॉपिक जो है आएगा। उसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स आएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, आपका जो है मूल विधि आएगा, सीआरपीसी धारा, आईपीसी धारा सब आएगा। पार्ट वाइज सब वीडियो आएंगे, रीजनिंग भी आएंगे, हर टॉपिक आएंगे। तो धीरे धीरे आते रहेंगे। तो आइए हम लोग जो इसके बारे में जानते हैं। एक चीज़ जान लीजिए कि इसमें हमारा सबसे पहले क्या आएगा, मैटर आएगा। मैटर मतलब द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं? जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ भार हो, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। द्रव्य के 2 पार्ट होते हैं, एक भौतिक द्रव्य होता है, एक रासायनिक द्रव्य होता है। भौतिक द्रव्य में क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा होते हैं। भौतिक द्रव्य क्या होता है? जिसमें ऊर्जा और द्रव्यों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भौतिक द्रव्य कहते हैं। अब देखिए भौतिक द्रव्य में क्या है? ठोस है। ठोस क्या होता है? जिसके आकार आयतन होते हैं उसे ठोस कहते हैं। और द्रव क्या होता है? द्रव के जो है आयतन तो निश्चित होते हैं बट उसका आकार अनिश्चित होता है। और उसके बाद हमारा क्या आता है? गैस आता है। गैस क्या होते हैं? गैस के आकार आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जब किसी एटम को हम हाई टेम्परेचर पर उसे हीट करते हैं तो वह जो है गैसीय आणिक होकर गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा, एक चीज़ और जान लीजिए, प्लाज्मा के जो गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है उसको और ज़्यादा जो है हाईली टेम्परेचर पर हीट करेंगे और उसको कंप्रेस्ड करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन कहते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, यानी कि पदार्थ का 5वीं अवस्था क्या होता है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है? रासायनिक द्रव्य। रासायनिक द्रव्य क्या होते हैं? रासायनिक द्रव्य में जो है पदार्थों में होने वाले उसके संगठन में होने वाले परिवर्तन तथा पदार्थ में होने वाले नए संरचना व संगठन में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है? आता है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? जिसके सभी घटक कण क्या होते हैं? समान होते हैं, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ जिसके सभी घटक समान नहीं होते हैं उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ में क्या होता है? शुद्ध पदार्थ में आपका तत्व होता है, यौगिक होता है। तत्व किसे कहते हैं? जिसके प्रत्येक घटक क्या हो, समान हो, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ तत्व कहते हैं। जिसके प्रत्येक घटक क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। यौगिक में हमारा ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है, यानी कार्बनिक यौगिक होता है, अकार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक में हमारा जो है जिसमें कार्बन पाए जाते हैं उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? जिसमें कार्बन नहीं पाए जाते हैं उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब देखिए तत्व में हमारा क्या होता है? धातु होता है। धातु जो चमकता हो, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें विद्युत का सुचालक हो, जिसमें तन्यता हो, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। आधातु क्या होता है? जो चमकहीन हो, जिसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन ना पाए जाते हो, जो विद्युत का कुचालक हो, उसे क्या कहते हैं? आधातु कहते हैं। जैसे हमारा ईंट, पत्थर ये सब हो गया। धातु में क्या होता है? सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, हमारा ये सब क्या है? धातु हैं। उपधातु क्या होते हैं? उपधातु जो है धातु आधातु के दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपधातु। जैसे हमारा सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, जैसे हमारा कंप्यूटर चिप बनाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपधातु बोलते हैं। तो अब आ जाते हैं हम अशुद्ध पदार्थ में। अशुद्ध पदार्थ यानी अनप्योर्ड मैटर। अनप्योर मैटर में क्या होते हैं? होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, यानी समांग और विषमांग। समांग क्या होते हैं? जिसके सभी घटक कण समान रूप से मिक्स हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? समांग कहते हैं, यानी होमोजीनियस बोलते हैं। हेट्रोजीनियस क्या होते हैं? जिसके सभी घटक कण समान रूप से नहीं मिल पाते हैं, उसे विषमांग मिश्रण बोलते हैं। समांग मिश्रण में हमारा विलयन आता है। विलयन के 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक होते हैं। विलयन जैसे हमारा जो है चीनी का घोल लेंगे, चीनी पानी का घोल, तो जिसमें चीनी हमारा पानी में घुल जाता है तो चीनी को हम विलेय कहते हैं। विलायक किसे कहते हैं?
पानी को, विलय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा अधिक होती है। विलायक उसे कहते हैं जो किसी पदार्थ को घुलाने में सहायक करता है, उसे विलायक कहते हैं। विलय किसे कहते हैं जो किसी पदार्थ में घुल जाता है, उसे विलय कहते हैं। अब अशुद्ध पदार्थ में अशुद्ध यानी कि समांग विषमांग मिश्रण क्या होता है? विषमांग मिश्रण हमारा कोलाइडी विलयन हो गया और निलंबन विलयन हो गया। जैसे हम मान लीजिए हम पानी लेते हैं, पानी में बालू डाल देते हैं या पानी में बालू होता है, तो बालू कहाँ जल से जो है जल में घुल पाता है चीनी के जैसा, तो वो हमारा क्या होता है? निलंबन विलयन होता है। निलंबन विलयन के कणों का आकार जो है 10⁻⁻5 से एबव होते हैं, उसे निलंबन विलयन कहते हैं। और विलयन किसे कहते हैं? विलयन की जो 10⁻⁷ से नीचे होती है mm से, जिसके कण, उसे हम क्या कहते हैं? विलयन बोलते हैं। और कोलाइडी विलयन क्या होते हैं? माइनस जो है -7 मिलीमीटर से -5 मिलीमीटर के बीच के कण को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसे कोलाइडी विलयन। और कोलाइडी विलयन को नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं, बट निलंबन विलयन को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। परमाणु क्या होता है? परमाणु वह पदार्थ का अति सूक्ष्म भाग जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु महर्षि कणाद ने 332 BC पूर्व, ईसा पूर्व में महर्षि कणाद ने बताया था कि पदार्थ के बहुत अति सूक्ष्म भाग भी होते हैं जिसे हम कण कहते हैं। और 1856 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने उसकी जो है क्या किया? जॉन डाल्टन साहब ने क्या किया? उन्होंने पदार्थ के अति सूक्ष्म भाग को हम परमाणु कहते हैं, उन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया यानी कि एटॉमिक थ्योरी दिए। उसके बाद 19वीं सदी में जो है परमाणु के सिद्धांत को क्या किया गया? नकार दिया गया और कहा गया कि परमाणु से भी छोटे कण होते हैं जिसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर परमाणु बना होता है। परमाणु हमारा मूल कणों से मिलकर बना होता है। मूल कण कौन कौन होते हैं? एलिमेंट। मूल कण उसे कहते हैं जो किसी भी पदार्थ से मिलकर नहीं बने होते हैं, उसे मूल कण कहते हैं। मूल कण में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आता है, पाई मेसान, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो होते हैं और बोसान होता है, बोसान नामक कण होते हैं। ये सब हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, एक्सेट्रा। और एटम हो गया। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु भार किसे कहते हैं? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। अब समस्थानिक क्या होते हैं? संभारिक क्या होते हैं? समस्थानिक मतलब जिसके परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। संभारिक किसे कहते हैं? जिसके परमाणु क्रमांक समान ना हो परंतु परमाणु भार क्या हो? समान हो, उसे क्या कहते हैं? संभारिक कहते हैं, जिसे आइसोबारिक कहते हैं और आइसोबर कहते हैं। उसके बाद अब आता है हमारा, चलिए हम लोग जो है चलते हैं। अब देखिए ये हमारा जो है पदार्थों का वर्गीकरण है। जो अभी हमने आपको जितना भी टॉपिक बोला है ये सब यही में है। पदार्थों का वर्गीकरण, भौतिक आधार और रासायनिक आधार। भौतिक आधार में ठोस, द्रव, गैस हैं, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, संघनित हैं। रासायनिक आधार में क्या है? शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ जो, और शुद्ध पदार्थ में क्या है? तत्व और यौगिक हैं। और तत्व में क्या होते हैं? धातु, अधातु, उपधातु होते हैं। यौगिक में क्या होता है? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। अशुद्ध पदार्थ में समांग विषमांग होते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है? उसके बाद हमारा क्या आता है? उसके बाद देखिए अशुद्ध पदार्थ में क्या होते हैं? समांग होते हैं, विषमांग होते हैं। अब तत्व में क्या होते हैं? धातु, अधातु और उपधातु होते हैं। यौगिक में क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, समांग विषमांग में। अब देखिए हमारा जो है ठोस क्या होता है? ये हम जो है हम लोग आ जाते हैं किसमें? भौतिक द्रव्य में आ जाते हैं। तो भौतिक द्रव्य में हमारा आता है देखिए ठोस क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनके आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे लकड़ी, पत्थर, लोहा हो गया। द्रव किसे कहते हैं? जिसके आयतन तो निश्चित होते हैं परंतु उसका आकार अनिश्चित होता है, जैसे दूध, पानी, डीजल हो गया। गैस किसे कहते हैं? गैस उसे कहते हैं जिसके आकार आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन, गोबर गैस हो गया। ये सब हमारे क्या होते हैं? गैस होते हैं। त्रिक बिंदु क्या होते हैं? वैसा तापमान होता है जिस पर ठोस, द्रव, गैस
तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं एक साथ, उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। जैसे हमारा बर्फ हो गया, बर्फ को गर्म करेंगे तो जल बनेगा, जल को गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा, वाष्प को ठंडा करेंगे तो जल बनेगा, जल को ठंडा करेंगे तो बर्फ बनेगा। अब देखिए हमारा आता है पदार्थों के अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। तो पदार्थों की अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। ठोस घनत्व क्या होता है? घनत्व में ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद द्रव का होता है, उसके बाद गैस का होता है। आणविक यानी इंटर अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है? अंतरा यानी इंटरमालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स क्या होते हैं? इसमें देखिए हमारा क्या होता है, ठोस का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का होता है। एक्सपेंशन किसका सबसे ज़्यादा होता है? गैस का होता है, उसके बाद द्रव का होता है, उसके बाद ठोस का होता है। डिफ्यूजन किसका सबसे ज़्यादा होता है? गैस का, द्रव का, उसके बाद ठोस का। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होता है? गैस का होता है, उसके बाद द्रव का, उसके बाद ठोस का। और अंतराण्विक जो है स्थान में गैस और द्रव ठोस का होता है। उसके बाद हमारा आता है, क्या आता है? हमारा आता है प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा क्या होता है? यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसमें उच्च तापमान पर परमाणु को आयनित होकर जो है गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो, उसे प्लाज्मा कहते हैं। और गैसीय अवस्था को और ज़्यादा तापित करते हैं तो वो, और कंप्रेस करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन कहलाता है, पदार्थ की पांचवी अवस्था। अब आ जाते हैं हम लोग किस पर आते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। सर्वप्रथम जो है परमाणु संरचना के बारे में जो है महर्षि कणाद ने बताया था, 332 BC पूर्व बताए थे। जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने 19वीं सदी में बताया था। इन्होंने जानकारी दी थी जिसे परमाणु संरचना यानी परमाणु सिद्धांत दिए थे, जिसे जो है परमाणु संरचना का जनक कहते हैं। इन्होंने जो है एटम शब्द दिया था, कहा कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। आधुनिक समय में डाल्टन सिद्धांत के नाम को काट दिया गया। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन, पाइमेसॉन, etc को में तोड़ दिया गया, जिसे मूल कण बोलते हैं। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, जिसे न्यूक्लियन बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। उसके बाद आता है मूल कण। मूल कण वैसा कण होता है जो जिसका निर्माण किसी अन्य कण से मिलकर नहीं होता, उसे मूल कण कहते हैं। मूल कण दो प्रकार के, एक अस्थायी, एक अस्थायी होते हैं। अस्थायी में कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अस्थायी में मेसॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो होते हैं। जो अस्थायी मूल कण होते हैं, परमाणु का आकार गोलाकार होता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक पाया जाता है। नाभिक धनावेशित होता है। परमाणु का कुल द्रव्यमान नाभिक में ही पाया जाता है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था, जिसके अंदर जो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक के इन कणों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन नहीं होते हैं, क्योंकि यह नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है। परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। परमाणु त्रिज्या 10⁻10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होते, 10 मीटर के 10⁻10 मीटर यानी 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद हम कहाँ आते हैं? उसके बाद हमारा क्या आता है? इसमें देखिए परमाणु मॉडल को सर्वप्रथम किसने दिया था? जी थॉमसन ने दिया था। उन्होंने बताया परमाणु को तरबूज के समान बताया था, जिसे जो है तरबूज मॉडल, जिसे वाटरमेलोन थ्योरी भी बोला गया। उसके बाद जो है इसमें बोला गया कि लाल वाला भाग जो है प्रोटॉन होता है, जबकि और बीज जो होता है वो तरबूज के बीज इलेक्ट्रॉन के समान बिखरे होते हैं समान रूप से, जो वास्तविकता से भिन्न पाया गया। रदरफोर्ड मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड जो है अल्फा परिकिरण मॉडल भी कहते हैं। इसमें जो है रदरफोर्ड ने रेडियम से अल्फा किरण को निकाला और उसके जो है उसे सोने के पतली पन्नी पर प्रहार कराया, जिससे निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। देखिए प्रहार कराए तो उन्होंने क्या किया, ये देखिए इस तरह से प्रहार कराए थे, इस तरह से यह है, इसको आप बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रहार कैसे कराए। अधिकांश अल्फा कण सोने की चादर को पार कर गई, अतः परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कुछ अल्फा किरणें जो है परमाणु के मध्य भाग में थोड़ी विचलित होकर जो है निकल गई, जिसे जो है धनात्मक या पॉजिटिव होता है। उसके बाद जो है 20,000 में से एक अल्फा रेज परमाणु के मध्य में टकराकर वापस लौट गई, पुनः लौट गई, यानी कितने डिग्री पर? स्ट्रेट एंगल पर, यानी 180 डिग्री, यानी
रिच कोण पर, रेखीय कोण पर। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। उसके बाद मैक्सवेल सिद्धांत आया। मैक्सवेल सिद्धांत क्या है? इन्होंने जो है चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बताया कि जब कोई परमाणु वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, जिस कारण ऊर्जा धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त हो जाएगी और वो जो है अस्तित्व, परमाणु के अस्तित्व को समाप्त कर देगा। मैक्सवेल ने रदरफोर्ड के मॉडल को अस्थायी मॉडल बताए। इन्होंने बोरबरी मॉडल आया। बोरबरी मॉडल में क्या नील्स बोहर ने बताया, इन्होंने कहा कि इनके अनुसार केंद्र में नाभिक होता है जबकि बाहर वृत्तीय कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये बोर मॉडल ने कहा जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। जब अपने जो है मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, अर्थात ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाता है, अर्थात निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, तो उसे बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। इसी कारण वह ऊर्जा बढ़ जाती है और वह निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में चल जाता है। और जब निम्न कक्षा से क्या होता है, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो क्या होता है, वो दीप्तमान होता है, सनशाइन होता है। और उसके बाद जब उसका ऊर्जा खत्म हो जाती है तो धीरे धीरे अपने फिर उसी कक्षा में आ जाता है। तो ये जो है नील्स बोहर साहब ने बोला था। उसके बाद देखिए क्या आया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। देखिए एक ट्रिक बताता हूँ आपको, ईटा पग नाचे, ईटा पग नाचे। अब देखिए ई माने क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ई माने इलेक्ट्रॉन, टा माने थॉमसन, पा माने प्रोटॉन, गा माने गोल्डस्टीन, नाचे माने न माने न्यूट्रॉन, चा माने चैडविक, यानी चैडविक ने खोज किया था। ये आपका जो है ट्रिक है। अब देखिए जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में खोज किया था। इसका द्रव्यमान क्या 9.1 × 10⁻31 kg है और ये निगेटिव होता है। गोल्डस्टीन ने 1919 में जो है प्रोटॉन का खोज किया था। ये 1.6725 × 10⁻27 kg है। चैडविक ने 1932 में खोज किया था। क्या किया था, किसका, न्यूट्रॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। इसका मास कितना होता है, 1.6748 × 10⁻27। इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और उसके बाद देखिए भार सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का होता है, उसके बाद प्रोटॉन का, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का। भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का, उसके बाद प्रोटॉन का, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने कैथोड किरण भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण भी कहते हैं। जे थॉमसन ने किया इसे कैथोड किरण भी कहा। अब इसका रिलेटिव मास कितना होता है, 9.1 एब्सोल्यूट मास क्या होता है, निरपेक्ष द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31। ये क्या है, 10⁻31 kg है। उसके बाद जो है रिलेटिव मास कितना है, 0.0005 एटॉमिक मास यूनिट, लगभग 0 के बराबर है। और आवेश क्या होते हैं, -1.6 × 10⁻19 कूलाम होते हैं। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु की तुलना में 1/1837 या 1/1840 होता है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा नेगेटिव होती है। एटॉमिक मास यूनिट, AMU का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है, कार्बन 12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। इसे U से व्यक्त करते हैं। एक एटॉमिक मास बराबर होता है 1.66 × 10⁻27 kg होता है, -27 kg होगा, 27 kg नहीं होगा, कितना होगा, -27 kg होगा। प्रोटॉन, इसे एनोड किरण भी कहते हैं। इसकी खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था, जबकि नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। इसका जो है एब्सोल्यूट मास क्या होता है, 1.00। इसका रिलेटिव मास कितना होता है, 1.0072 एटॉमिक मास यूनिट। निरपेक्ष मान कितना होता है, 1.6725 × 10⁻27 kg। आवेश कितना होता है, +1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आवेश की मात्रा समान होती है, किंतु इनका प्रकृति विपरीत होता है।
न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। इस पर कोई भी आवेश नहीं होता। इसकी खोज जो है इसकी खोज में अधिक समय लगा। उसके बाद हमारा क्या आता है, न्यूट्रॉन का जो है एब्सोल्यूट मास कितना होता है, 1.6748 गुणे 10⁻⁻27 kg। रिलेटिव मास कितना हो, 0.0086 एटॉमिक मास यूनिट। इस पर कोई भी आवेश नहीं होता, जीरो होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन अस्थायी गुण को दिखाता है, दिखाने लगता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन इसकी खोज जो है पाउली ने किया था। इसकी खोज पाउली ने किया था। इसका आवेश जो है शून्य होता है। मेसान की खोज युकावा ने किया था। बोसान की खोज सत्येंद्रनाथ बोस जो है 1964 में किए थे, जिसे बाद में जो है पीटर हिग्स और इन्होंने जो मिलकर खोज किया था उसे क्या कहा गया, बोसान नामक कण को हिग्स बोसान नामक कण बोला गया, जिसे गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव होता है। इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण एंटी पार्टिकल बोलते हैं। एंडरसन ने खोज किया था। इसका रिलेटिव मास क्या होता है, 9.1 × 10⁻31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। इसका आवेश प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। अब देखिए, जब दो एंटी पार्टिकल एक दूसरे के ओर गति करते हैं तो दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, इसका खोज जो है मोजले ने किया था। परमाणु क्रमांक का खोज मोजले ने किया था। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। यह हमेशा जो है ये हम पूर्णांक में आते हैं। प्रोटॉन जो है हमारा क्या होता है, परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। भले ही परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती बढ़ती रहे या इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो, बट जो है इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक नहीं कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घटता बढ़ता रहता है। इसीलिए किसी भी उदासीन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये सब देखिए दिया गया है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, प्रोटॉनों की संख्या 11 होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होता है। और देखिए ऐसे हमारा पोटेशियम में, ऐसे गोल्ड में भी है। आयनों के लिए जो है परमाणु क्रमांक क्या होता है, आयन बनाने पर भी परमाणु क्रमांक में अंतर नहीं होता है, किंतु इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु के संख्या के समान नहीं होता है। अब देखिए हमारा आता है उसके बाद परमाणु द्रव्यमान के बारे में हम लोग जो जानेंगे। परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान, उसके बाद हमारा परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, देखिए परमाणु द्रव्यमान होते हैं किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को हम क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। और देखिए ये हमारा है सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो उसे सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, जैसे Na+Mg++ को बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, परंतु परमाणु द्रव्यमान क्या हो, अलग हो, उसे आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे हमारा प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम हो गया। और सर्वाधिक समस्थानिक जो है पोलोनियम के होते हैं, जिसमें 27 होते हैं। रिमार्क समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन की भिन्नता के कारण जो द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक हमारा क्या होता है, एक प्रोटियम होता है, उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद ट्राइटियम होता है। उसके बाद समस्थानिकों के उपयोग, कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्मों की आयु के बारे में पता लगाने के लिए। यूरेनियम 235 का उपयोग कहाँ करते हैं, चट्टानों का आयु का पता लगाते हैं। आयोडीन 131 का उपयोग घेघा उपचार में करते हैं। आयरन जो है 59 को एनीमिया रोग यानी आयरन 59 को एनीमिया रोग में उपचार के लिए करते हैं उपयोग। आर्सेनिक
74 का उपयोग ट्यूमर के इलाज में करते हैं। कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है कैंसर के उपचार में करते हैं। सोडियम 24 का उपयोग जो है रक्त के थक्का बनाने में करते हैं। अब देखिए समभारी क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं। वही पदार्थ जिनमें जो है परमाणु द्रव्यमान क्या हो, समान हो, परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं, समभारिक बोलते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, कार्बन का कितना है, 14 है, और नाइट्रोजन का 14। तो ये हमारा क्या है, एक दूसरे के ये समभारिक है। सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक में हमारे आइसोटोन्स, इसमें जो है जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे हमारा जो है क्या है, ये है, इसका है, इसका है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। अब देखिए कक्षक क्या होते हैं, कोश, सेल, ऑर्बिट किसे कहते हैं। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, परमाणु जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं या सेल बोलते हैं, कोश बोलते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है, अब हमारा आता है इसमें क्या होता है कि कोश नाभिक के सबसे नज़दीक होता है। जैसे जैसे कक्षा की दूरी बढ़ती जाती है ऊर्जा स्तर भी बढ़ता जाता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, अर्थात वह ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। किंतु जब वह नाभिक की ओर आता है तो उसकी ऊर्जा घट जाती है। किंतु जब वह अपने मूल कक्षा में रहता है तो उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। बोरबरी के अनुसार जो है किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर के अनुसार होता है, जिसे n क्या होता है, कक्षा की संख्या होती है। जैसे देखिए ये KLM n बढ़ती जाती है, ऊर्जा स्तर भी बढ़ता जा रहा है। अब देखिए हमारा ये निकाला गया है, इसको आप निकालिएगा। और हमारा उपकोष क्या होता है, सब ऑर्बिटल, प्रत्येक कक्षाओं के उपकोष होते हैं जिसे समरफील्ड नामक विद्वान ने दिया था। इसे SPDF में डिनोट करते हैं। यस कक्षक ये सब हमारे हैं। चलिए तो ये वीडियो मेरा कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू, जय हिंद।